जी, good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. जी, उनकी ये पहली बीसी है। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उनको, और वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून। जी, जी सर। सर आपका वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए सर। आपका वीडियो ऑन नहीं है क्या? मेरा वीडियो ऑन है सर। मुझे दिख नहीं रहा है। मेरा दिख एक रहा है? सेकंड सर। हाँ सर, आपका वीडियो दिखाई दे रहा है। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ सर। यस सर, बिल्कुल ठीक से आ रही है आवाज। जी सर, और जी। आपका वीडियो भी बिल्कुल ठीक आ रहा है सर। ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं सर, ओवर टू यू। जी सर। पहले केस नैरेट करता हूँ सर मैं। जी सर। केस, हाँ, केस में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया सबने और सबने बहुत अच्छे इनपुट्स रखे हैं। ये एक्चुअली मेरा फेल्योर केस था, मतलब 3 महीने तो मुझे खाली पार्शियल सिमिलरिटी मिली थी इसमें, थोड़ा थोड़ा रिलीफ था, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होम्योपैथ को रहता है वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा था। जो मुझे 3 महीने बाद वो केस मेरे समझ में आई। वो केस ऐसी थी कि वो लड़का 22 साल का एक लड़का था, उसकी मम्मी के साथ वो आ गया शाम के टाइम, और उसकी कंप्लेन थी कि उसके मुंह में छाले आ रहे हैं और ओठ पूरे ऐसे ब्लैकिश हो गए उसके, और पूरे ओठों पे भी ऐसे क्रैक्स है। दूसरे उसके पूरे चेहरे पे एक्ने एक्ने हो रहे हैं। उसको कॉन्स्टिपेशन भी था, कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ था, और उसके कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको फिशर की भी तकलीफ हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे उसके कंप्लेन थे। तो जब आया वो दिखने में थोड़ा सा सावला सा बच्चा, फैटी, चब्बी चाइल्ड ऐसा लगता था, उसकी मम्मी के साथ आया। उसने कंप्लेन, मम्मी ने स्टार्ट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसको। फिर वो बच्चे ने शुरू किया कि मुझे क्या क्या तकलीफ है, उसने सब बोल दिया मुझे। उसकी मम्मी एक्चुअली टीचर है, उसके पिताजी भी टीचर थे, जो कि 5 साल पहले गुजर गए थे। अभी वो अपनी मम्मी के साथ या हमारे लोकल यहाँ पे शहर में रह रहा है, और उसके साथ उसकी छोटी बहन है। मतलब इतना उनका छोटा सा परिवार है। तो उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसको अनुकंपा के तत्व पर उसको यहाँ पे एक स्कूल में सर्विस मिली क्लर्क की। तो उसके मम्मी ने भी उसको ये किया कि आप सर्विस कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस जल्दी नहीं मिलती। उसके रिलेटिव ने भी उसको ये किया कि सर्विस ले ले, सर्विस नहीं मिलती। तो वो भी तैयार हो गया। उसकी एजुकेशन वैसे तो उसने 12वीं होने के बाद कुछ तो उसने मुक्त विद्यापीठ से उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और वो करने के बाद उसने वो सर्विस ज्वाइन कर ली। तो उसकी कंप्लेन ऐसी थी कि उसको वो छाले आ रहे हैं मुंह में। आईपीआर मैंने चेक किया, आईपीआर के बारे में पूछा, तो मम्मी ने उसकी बताया कि उसको टेंशन तो कुछ नहीं है, शांत रहता है। उसका बचपन कैसे गया, तो बचपन भी अच्छा गया। उसके पिताजी थोड़े से अल्कोहलिक थे, लेकिन अल्कोहल होने की वजह से भी उसको कुछ तकलीफ नहीं थी, क्योंकि जब पिताजी थे ये तो छोटा था, इसका तो बचपन पूरा लाड़ प्यार में गुजर गया। मम्मी भी मुझे उसकी केयरिंग लगी। मम्मी ने बताया कि इसके तरफ से कुछ तकलीफ नहीं है। अभी उसको पूछा तो वो मुझे
उतना खुश नहीं दिखा वो सर्विस के बारे में। तो उसकी कंप्लेन बीच में शुरू थी कि मुझे और पढ़ना था। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके। जी 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 सर। तो हाँ, तो उसको उसकी सर्विस जो थी वो पसंद नहीं थी उसको। क्लरिकल जॉब उसको करनी नहीं थी। मैंने बोला क्यों नहीं करनी है, वैसे तो गवर्नमेंट जॉब किसी को इतनी जल्दी नहीं मिलती। अभी तुम 22 साल के हो, 22 साल की उम्र में तुम्हें ये गवर्नमेंट जॉब मिली तो तुम खुश क्यों नहीं हो। तो उसका कहना था कि इसकी पेमेंट बढ़ बढ़कर कितनी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 50 तक जाएगी, वो भी मेरी उम्र के 50वें साल में। तो इतने कम पेमेंट में और ये इसी काम में मैं पूरी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। तो मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो उसने बोला कि मैं कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेकर एनिमेशन में कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और उसके मम्मी को पूछा कि ये बीमारी में कैसा रहता है, जो कि हर होम्योपैथ ने पूछना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं सर, वो बोलते रहता है कि मम्मी ये दुख रहा है, मम्मी वो दुख रहा है, मम्मी बहुत पेन हो रहा है, मम्मी कैसे खाऊं। तो ऐसा उसका चलता रहता है। जब भी मैं घर पर रहती हूँ तो उसका यही रड़ गाना बना ली थी। वो बोली कि रड़ गाना मतलब उसने कंप्लेनिंग से भी ज्यादा उसने क्या लैमेंटिंग्स की तो, और उसका इशारा था कि वो ऐसा किरकिर किरकिर करते रहता है। तो ये ऐसा पूरा केस था उसका। तो अभी कोई अपना एनालिसिस देना चाहेगा? कि डिस्क्लोज करना है अभी? कुछ रिएक्शन लेते हैं सर। जी सर। थोड़ा एनालिसिस देने के बाद करेंगे। हाँ सर। हाँ बताइए आपको क्या समझ में आया किसी को? मनोज सर नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। जी प्लीज जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। मनोज आज हमारे पेड सेशन का भी। जी सर बोलिए दत्तात्रेय सर। हाँ, मनोज सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया बोला है रेमेडी। अपने अपने ग्रुप पर भी हुई है ये, लेकिन अभी तक कोई इस पे पहुंच नहीं पाया। संजीवनी मैम है क्या? संजीवनी मैम का बहुत अच्छा एनालिसिस है इस पे। उन्होंने कोर पकड़ लिया था। और दूसरे है समीना होल वाला मैम, उन्होंने भी अच्छी तरह से, उनका भी एकदम एप्ट था एनालिसिस। संजीवनी मैम नहीं शायद। नहीं है तो पूनम चौधरी मैम, सुचिता मैम, तुषार सर, प्लीज एनालिसिस दीजिए अपना कुछ, हमारे रेस्पेक्टेड मेंबर्स, फिर हम ओपन करते हैं। सर मैं जस्ट अभी देखा केस, तो इतना मैं टाइम दे नहीं सकी, बट जो रूब्रिक्स आ रहे हैं वो मैं सुना देती हूँ। जी मैम। एलिमेंट फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड लिया मैंने सर, और फिर जैसे आपने बोला कि उसका कंप्लेनिंग रहता था, वो लिया कंप्लेनिंग। एंड इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच वर्क ही इज नॉट गेटिंग एप्रिशिएटेड, डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट, रिजर्व्ड नेचर है, एंड सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, दोनों लेके चार्ट में सबसे ऊपर ऑरम आ रहा है, बट ऑरम जैसा फील नहीं हो रहा है। उसके बाद नेट्रमूर और हीरोइनम आ रहा है, एंड कलकेरिया आ रहा है। मैं अभी केस को फील नहीं कर पाई हूँ अच्छे से, बट ये मेरा रेपर्टरी चार्ट आ रहा है। औरम के रेंज में ही है मैम ये तो। औरम के पास पास ही रहता है ये। ओके, सोचते हैं सर, थोड़ा सा और सोचते हैं। जी जी मैम। ये औरम तो नहीं, लेकिन खुद को औरम समझता है। और कोई बोलना चाहेगा? हेलो। हाँ यस सर सर। क्यूप्रम हो सकता है, डिल्यूजन रिपेयरिंग ओल्ड चेयर करके।
शायद। हाँ, क्यूप्रम का स्ट्रांगनेस नहीं लगा ना मैम इसमें उतना। क्यूप्रम जितना स्ट्रांग रहता है और रैंक वाली रेमेडी है ना मैम। नहीं, आपने बोला ना कि खुद को सोना समझता है, तो एकदम लेकिन नहीं माइंड। इसमें का। लेकिन क्यूप्रम का खुद का एक आइडेंटिटी रहता है, इसका तो कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रहा है। उसको तो करना है बहुत कुछ और कर तो कुछ नहीं रहा है। राइट राइट। मतलब हाँ, इसको ये सर, बोलता है कि ये एम्बिशन करूंगा। डिसीव्ड रूब्रिक ठीक है इस केस में? एलिमेंट फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड। एम्बिशन किसे कहेंगे कि कुछ तो कर रहा है एम्बिशन के लिए और वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा। सर, उसका लेकिन था ये ना तो कि उसने अच्छा सा कंप्यूटर कोर्स करके कुछ क्रिएटिव वर्क करना था, ये लिखा ये आपने कर केस में। सकता है ना, वो कर सकता है ना, लेकिन कर तो नहीं रहा है, खाली बोल रहा है। करना था तो ओके। उसने 12वीं में बहुत कम मार्क है उसके, 10वीं में भी कम मार्क है उसके। वो हाँ, अभी उसको कैसा था कि उसका स्वभाव, मैंने केस में भी डाला है थोड़ा सा, कि वो स्कूल से घर और घर से स्कूल इतना ही जाता था। उसको एक भी फ्रेंड नहीं है, किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। ये मैंने वहां पे नोट किया है, लेकिन अभी बताने में रह गया है मेरा, कि वो किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता। और जहाँ पे, हाँ ये भी बात बोलने की रह गई कि वो जहाँ पे अभी काम कर रहा है, तो वहां पे समझो ये तो सबसे छोटा है और वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब इससे बड़े हैं ना उम्र में। तो इसका ऐसा ओके। कहना रहता है कि मैं काम तो करते रहता हूँ, काम तो मैं दिल से करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन ये लोग को लगता है कि मैं काम ठीक से नहीं करता हूँ। और क्या करते हैं कि मेरी तकरार है, मेरी कंप्लेन बॉस को कर देते हैं, फिर बॉस भी मुझे बोलते हैं। तो ये बहुत खराब लोग है। ये ऐसे इतने खराब लोग मैंने आज तक देखे नहीं जिंदगी में। तो ऐसा भी उसका हर बार मुझे आके ऐसा आधा घंटा तो लेता है मेरा, ऐसा ऐसे बोलते रहता है हर बार। और ये बॉस लोग भी बहुत गंदे लोग हैं, ये भी मेरे नहीं सुनते, उनका ही सुनते रहते हैं। और एक भी आदमी यहाँ पे अच्छा नहीं है, ऐसा भी उसका कहना रहता है। और उसको दोस्त तो बिल्कुल कम है, कम मतलब उसके फैमिली में दोस्त होंगे, बाकी बाहर तो कोई उसका दोस्त नहीं है। और ये एम्बिशियस रहता है तो कुछ तो करता मैं, मतलब 10वीं 12वीं में कुछ दिखा था, या बाहर से भी कुछ वो कंप्यूटर के कोर्सेज कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा, खाली बोलता है। ओके। ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। राइट सर। फिर तो चलो अर्जेंटम सर। नाइट्रिकम भी सोच सकते हैं सर। जी सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते, लेकिन क्यों सोचना ये बताइए मैम प्लीज। वो भी ऐसे रहता है ना, लेजीनेस रहता है वो, मतलब उसमें जो है वर्क विल हार्म ऐसे करके रुब्रिक भी है। जी और एंटिसिपेशन से बहुत एंग्शियस होकर उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी रहती है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। थोड़ा मैं और रुब्रिक देखती हूँ सर, मैं करूंगी दोबारा पार्टिसिपेट अगर कुछ मिलता है तो। जी मैम, जी बिल्कुल। और कोई बोलना चाहेगा? सर मैंने तो एनालिसिस में अगेंस्ट डाला था, लेकिन आपने जब आप केस नैरेट किया, मुझे चेंज करना चाहता हूँ। मुझे अभी सर लगा आपका ये डिलीजन ऑर्डिनरी बिजनेस परस्यूइंग लेमेंटिंग है और ब्रीडिंग चाल है उसका। जो नहीं सर, चाहिए वो हाँ हाँ रिपीट, लंबम लग रहा है मुझे। ओके ओके, रिपीट कीजिए सर, आपके एनालिसिस रिपीट कीजिए प्लीज। डिलीजन बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस परस्यूइंग हम्म लेमेंटिंग हम्म और ब्रीडिंग फॉरबिडन थिंग्स ओवर। ओके। ब्रूडिंग फॉरबिडिंग थिंग्स कैसे लिया आपने? वो इसकी कंप्लेंट कर रहा है ना सबकी, कैसे कंप्लेन? और सीनियर लोगों की। तो यहाँ पे फॉरबिडिंग क्या है सर? मुझे लगा वो सीनियर लोग हैं, उनकी तकरार नहीं करनी चाहिए ना। फॉरवर्डिंग मतलब क्या रहता है कि आपको ये चीज करने में मना है। जैसे कि यूज और एडम कुछ तो रहता है ना, तो उनको बोला था कि ये एप्पल मत खाओ, ये फॉरबिडन है आपके लिए। और उसने खाया और उसको फिर पृथ्वी पे भेज दिया। तो फॉरबिडन थिंग में मतलब कैसा रहता है कि उसको वो चीज की बिल्कुल मनाही कर दिए, ये खाना नहीं, फिर भी उसको खाना है वो चीज जो जिसकी मनाही की है, उसे ही खाना है, तो उसे बोलते हैं फॉरबिडन। तो इस केस में कैसे लिया, ऐसा पूछना है मुझे। ओके सर। नहीं सर इस मैं, केस में, हाँ प्लीज। हेलो, क्या हाँ नाम सर? सर ये हेलो। कामचोर बंदा लग रहा है, फेडिंग सीख कर रहा है, इसको काम नहीं करना है। जी ठीक है सर, ये है बिल्कुल। और उसको मतलब
उसको बॉस वगैरह जो उसको मतलब वो काम में इतना वो नहीं है, तो इसके लिए इसको बॉस वगैरह सब डांटते होंगे, और ये इसको काम नहीं करना है इसको, इसलिए इसने जो भी जोड़ दिया ना, ऐसे ऐसे बहाने बना रहा है ये। जी। सर रिमेडी क्या देंगे सर? अर्जेंटम ऐड होगा सर। ओके ओके ओके। हेलो हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, कॉस्ट कम लगता है कि 20 कंप्लेंट है और कंप्लेनिंग में है, फिर डेथ ऑफ लव्ड वन में फिर ये लेमन पिंग में भी वो आता है। ये सब रूब्रिक्स मिला के और थोड़ी सी मेरी वो अपने हिसाब से सोचा तो कॉस्टिकम लगता है मुझे। जी सर जी। और एपैथी में भी कॉस्टिकम इज वन ऑफ द गुड रेमेडी। तो फिजिकल एलिमेंट में भी कॉस्टिकम बहुत बढ़िया काम करता है। जी सर जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। और आज मंगलवार है तो मंगल प्लेनेट को भी कॉस्टिकम रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोहोम्योपैथी में भी। जी सर, ये रेमेडी तो मंगल के नीचे आती है, ये मंगल ग्रह के आधिपत्य है इस रेमेडी में। हाँ यस। हाँ हाँ, मंगल के अंदर आने वाली रेमेडी। जी सर जी। और मंगलवार है। जी सर जी, बहुत अच्छा सर। अभी बोलना है किसी को और? हाँ सर, मेरा नेट छूट गया था, तो मैं बता रहा था ना आपको, अर्जेंटम नाइट्रिकम मेरा नेट छूट गया था। तो अपना ही बेड में रहना चाहता है, मैंने बोला कामचोर है ये ट्रेनिंग सीख कर रहा है, अपना ही बेड में लेमेंटिंग भी करता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। सर ये रूब्रिक से अर्जेंटम नाइट्रिकम ही आ रहा है। ओके सर। सारिका मैम आप बोल रहे थे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर जी। जी मैम बोलिए। आवाज आ रही है मेरी सर? जी मैम जी बिल्कुल बोलिए। हाँ हाँ, जैसे ये पेशेंट आपने बताया ना कि अपनी मदर के साथ आया, तो ये एक पॉइंट मुझे लगा। और सेकंड पॉइंट के उनको वर्क एरिया में कोई क्या बोल रहा है, मतलब बुरा लगता है उसकी वजह से, तो दूसरों के ओपिनियन से भी इसको अफेक्ट कर रहा है। और आपने एक पॉइंट बताया कि ये बोल रहा है पर ये कर नहीं रहा है, कि हाँ ये बोल रहा है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, ये करना है, लेकिन वो ओबे तो हो ही जा रहा है कि भाई उसकी मदर ने बोला कि भाई गवर्नमेंट जॉब कर लो, तो फिर अपना ओपिनियन इससे रखा ही नहीं कहीं पे भी कि भाई नहीं मुझे ये करना है। शायद आपने पूछा है नहीं, मुझे पता नहीं है। तो ये देख के कार्बन ग्रुप वाली मेडिसिन मुझे लग रही है, जैसे कैलकेरिया कार्ब है या बराइटा कार्ब है, उस टाइप का फीलिंग आ रहा है सर। ओके ओके नाइस मैम। ओके सर, कोई बोलेगा और या प्रोसीड करें सर? सर इसको फादर के गुजरने के बाद इसको जॉब करनी नहीं थी, लोगों ने कहा ये जॉब करने लगा, वहाँ एल्ड भी किया और हेड बिलोंग्स टू अनदर वाली में चला गया ये। फिर उसके बाद जब जॉब कर रहा है तो वहाँ लोगों का जो बातें सुनने को मिल रही है, तो वहाँ वो डिसपॉइंटमेंट इसको लग रहा है, आके मदर से कंप्लेन कर रहा है बार बार, क्योंकि ये बता रहा है कि हमें दूसरा करना है। इसके पास कॉन्फिडेंस लेवल कम है, जो कि माँ के साथ ही आया, 22-23 साल का लड़का है, उस हिसाब से देखा जाए तो एलुमिना की तरफ जाएगा। ओके सर, बहुत क्लोज है, बहुत अच्छा सर। ओके, प्रोफेसर है क्या? हेलो, ठीक है, कोई बोलेगा और या अभी कर देना है, अभी डिस्क्लोज करो? जी सर करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन लेते हैं। हाँ 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 सर, क्योंकि पेड सेशन में है तो ठीक है सर। सर अभी पहले तो मैंने इसको कैलकेरिया कार्ब भी दिया था,
क्योंकि मुझे लगा था कि प्रोटेक्शन में ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस लूज है, लेकिन कलकेरा कार्ड से उसको पार्शियल रिलीफ तो मिल गया, लेकिन बार बार उसकी कंप्लेनिंग तो शुरू ही थी, तकलीफ तो शुरू ही थी। उसके ज्यादा कंसर्न था उसके कि ओठों का जो ब्लैकनेस है वो नहीं जा रहा है। तो उसको बाद में एक बार स्टेपिसाग्रिया भी दिया था, वो आर्सेनिक से भी थोड़ा सा ठीक था। कभी कुछ कंप्लेन के लिए वो बेलाडोना किससे भी उसकी तकलीफ कुछ कम लगी थी, लेकिन पूरा क्योर उसका हो नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये कौन हो सकता है। सबसे कठिन बात जो होम्योपैथ की होती है, होम्योपैथ को लगती है, वो है अनप्रिजुडाइज होना, और वो बहुत कठिन है, सबसे कठिन है। क्योंकि जब हम 10 केस देखते हैं एक मेडिसिन की, तो आने वाली 11वीं केस हमको लगता है कि वही मेडिसिन है। तो वैसे बहुत से बार होता है जो मेडिसिन अपन प्रिस्क्राइब नहीं करते तो उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं जाता। तो वही मेरे साथ भी हुआ, जो और लोगों के साथ भी होता है। तो मैंने उसको कलकेरा की तरफ ही देखा और उसी दायरे में मैं सोचता रहा। लेकिन एक बार जब मैं बैठा और सोचने लगा उस केस के बारे में कि क्या हो सकता है ये, तो मैंने उसके टोन के बारे में सोचा। तो उसका टोन ऐसा था, क्या सर बार बार हो रहा है जी सर, कब कम होगा जी सर, ये सर कम होगा कि नहीं होगा सर, परेशान हो गया हूं सर। तो ऐसा टोन उसका घर पे भी था। उसका टोन उसके कलीग के बारे में भी ऐसा ही रहता था कि बहुत बुरे लोग हैं सर जी, मैं काम भी करता हूं तो भी इनका शुरू ही है, कुछ खरा नहीं इनका। तो उसका टोन, बॉडी लैंग्वेज वगैरह इस तरह के रहते थे, वो हमेशा ऐसा चालू रहता था। तो मुझे एक कंप्लेनिंग से भी ज्यादा लैमेंटिंग लगा, तो मैंने उसका रूब्रिक लिया लैमेंटिंग। तो लैमेंटिंग में जब मैं सब रूब्रिक्स चेक करने लगा तो लैमेंटिंग भी उसकी कैसे थी, तो मैंने सोचा कि एंग्शियस लैमेंटिंग है। एंग्शियस क्यों क्यों घबरा कर, मतलब क्या सर मुझे क्या हो गया ये सर। तो उसके टोन में और उसके बॉडी लैंग्वेज में जो है तो एंजाइटी मुझे बाद में समझ में आई जब मैंने वो रूब्रिक देखा। तो मैंने पहला रूब्रिक लिया लैमेंटिंग एंग्शियस, और जब मैंने वो रूब्रिक खोला तो समझो जैसे मेरा पूरा पिटारा खुल गया, यूरेका मोमेंट जो रहता है वो आ गया मुझे। क्योंकि उस रूब्रिक में सिर्फ और सिर्फ 2 मेडिसिन थे, एक था प्लम्बमेट और दूसरा था पल्साटिला। एक था प्लम्बमेट और दूसरा था पल्साटिला। तो पल्साटिला तो किसी वजह से नहीं लगा, लेकिन प्लम्बमेट मुझे वहां पे एकदम नजर आया उसमें का प्लम्बमेट। क्यों प्लम्बमेट नजर आया, तो ये मेडिसिन था प्लम्बमेट। अभी पहले तो मैं बापू सर का कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, उन्होंने एकदम से सही पकड़ा, ये प्लम्बमेट ही है। कॉन्ग्रेचुलेशन बापू सर। तो प्लम्बमेट क्यों था ये, तो मुझे हाँ पूरा ड्रग पिक्चर फिर अभी दिखने लगा उसका। प्लम्बमेट में क्या रहता है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन, इंपॉर्टेंट उसमें जो रूब्रिक है, तो वो रूब्रिक है डेलूजन, बिजनेस, ऑर्डिनरी, दे आर परसिंग। तो जब से मेरी तरफ वो आया था तो उसका क्या कहना था कि सर मुझे ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे लायकी का ये जॉब नहीं, ऐसा थोड़ा सा उसका टोन था। हालांकि उसने ये वर्ड्स तो नहीं यूज किए, लेकिन क्या क्लर्क पूरी जिंदगी क्लर्क बन के रहना है क्या? क्या मिलता है सर उसके क्लर्क की नौकरी में? मुझे तो सर कंप्यूटर में कुछ तो भी जॉब करना है। अरे क्या करने वाला है तू? नहीं सर कुछ तो करना है। वो बता नहीं पा रहा था कि क्या करना है। तो उसका ये फीलिंग पक्का लगा जब मुझे ये लैमेंटिंग एंग्शियस रूब्रिक देखा और उसने प्लम्बमेट देखा, तो मुझे प्लम्बमेट का पूरा पिक्चर उस बच्चे में नजर आने लगा। तो उसने क्या बोला था कि ये जॉब मेरे वेटेज का नहीं है, मेरे लायकी का या मेरी पात्रता का नहीं है जॉब। मतलब क्या था कि ये खुद को वो जॉब से आगे समझता था, लेकिन उसकी जो पात्रता है वो दिखा भी नहीं रहा था कहीं पे कि मैं इस पात्रता का हूं। उसका क्वालिफिकेशन कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। तो मैंने दूसरा रूब्रिक लिया डेल्यूजन, बिजनेस, ऑर्डिनरी, दे आर परसिंग। बस ये 2 रूब्रिक में पूरा प्लम्बमेट आया और प्लम्बमेट 200 का सिंगल डोज दिया, और उसका 1 महीने के अंदर अंदर पूरा जो ओट थे उसके ओटो पे जो पूरा डार्कनिंग था, जो डार्कनिंग उसको ड्रग इरप्शन की वजह से आया था, परमानेंट था। वो डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया था कि ये अभी परमानेंट रहेगा, ये नहीं जाएगा, उसको फिक्स्ड ड्रग इरप्शन बोलते हैं। तो वो उसको हो गया था। तो वो सब चला गया,
उसके ऑफिस के बारे में जो कंप्लेनिंग था वो भी पूरा कम हो गया, और वो अभी एकदम शांति से रह रहा है। उसके पिंपल्स थे, वो पिंपल चले गए। उसका कॉन्स्टिपेशन था, जो कि मैं कलक्रिया कारक पास समझता था, जो कॉन्स्टिपेशन था उसका प्लम ममेट का। और उसने एक बार ऐसे मेरे को फोन किया था, वो कहीं बाहर टूर पर चला गया था, तो उसको कुछ बाहर का खाने से उसने बोला कि मुझे एब्डोमेन कोलिक था। तो जब भी उसने वो कंप्लेंट पूरे बताए थे मुझे कि एब्डोमेन कोलिक कैसे सर, ऐसे कल मतलब ऐसा एकदम सर क्रैम्प्स आ रहे सर, पूरे मेरे नेवल की तरफ ऐसा खींच ले रहे सर, जब उसने बोला था। तो ये सब पूरा पिक्चर मुझे बाद में क्लियर हुआ कि वो एक प्लम ममेट था। तो अभी वो जो बोल रहा है कि ये लोग बहुत बुरे हैं, तो ये रूब्रिक क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि डेल्यूजन, डेविल, ऑल पर्सन्स आर डेविल, सब बुरे लोग हैं, सब बुरे लोग हैं। उसको लग रहा है कि सब मर्डरर है, सब मेरे आसपास जो है तो पूरे ऐसा मेरा खून करने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सब जमा हुए हैं, और ये एक ना एक दिन मुझे नुकसान पहुंचाए कर ही रहेंगे। अरे हर एक आदमी जो कि मेरे आसपास है, ये क्या कर रहा है कि मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो साजिशें रच रहा है। और साजिशें क्यों कर रहा है कि उनको मेरा खात्मा करना है। तो इसके लिए अपने पास रूब्रिक्स है, डेल्यूजन, डेविल्स, ऑल पर्सन्स आर delusion, murderer, everyone around him is delusion, conspiracies against him there are delusion, murderer, him others conspire to। इसका कोई खून करना चाहता है और उसकी साजिशें चल रही है। तो वो बोल रहा था ना बार बार कि ये जो पूरे कलीग है मेरे साथ, तो मैं काम भी करता हूं, बहुत काम करता हूं सर, मेरा जितना काम तो यहाँ पे किसी ने अभी तक किया नहीं होगा। तो इस पे यहाँ पे उसका ईगो भी था। मैंने बोला ना, आराम की तरफ खुद को समझता है, उसको लगता था कि मेरा काम यूनिक है। और उसने एक बार मुझे बोला कि सर मैडम जो है ना, जो उनकी प्रिंसिपल थे, उनको यहाँ पे कुछ नहीं बोला, वो खाली वो संस्था चालक की वो बहू है इसलिए उनको उस पद पे बिठाया है। उनको अक्ल नाम की तो चीज नहीं है। मतलब हर किसी की अक्ल वो निकालता था। तो इसका मतलब क्या है, वो खुद को हाई रैंक का समझता था, खुद ऐसे एयर कास्टल्स बांधता था वो, लेकिन काम तो कुछ कर नहीं रहा था। तो इसलिए वो अपने को अर्जेंटम के साथ भी इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन होते रहता है। अभी बेसिकली क्या है कि ये जो दवा है प्लम ममेट, ये हेवी मेटल्स मतलब ये सबसे हेवीएस्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, सबसे हेवीएस्ट मेटल। तो इसका पॉइजनिंग हो गया तो पॉइजनिंग से भी अपने को सिम्टम आते हैं। तो बेसिकली ये जो लोग है ना, तो ये हेवी हाई लिवर्स लोग रहते हैं। हाई लिवर्स मतलब कि जिनका रहना खाना पीना जो उच्च दर्जा का रहता है, जो हाई क्लास लोग रहते हैं, तो ये खुद को हाई क्लास लोग समझते हैं। तो हाई क्लास होने की वजह से होता क्या है कि इनका जो पूरा जिंदगी है, तो इन्होंने जो कुछ भी खाया पिया रहता है, जो कुछ भी उन्होंने जिंदगी जी रहती है, वो हाई क्लास जिंदगी उन्होंने सफर किए रहती है। पूरी जिंदगी में उन्होंने अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा लोगों के साथ बैठना उठना, या सब ऐसे आयशो आराम की जिंदगी उनकी रहती है। और उनको आदत गिरे वाली रहती है। उसमें थोड़ा भी कुछ कम ज्यादा हुआ तो थोड़ी भी कम ज्यादा से ये क्या हो जाते हैं, पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। और इतना अपसेट हो जाते हैं कि वितलकॉस सर ने उनकी बुक में अच्छी तरह से ये बताया है कि वितलकॉस सर कहते हैं कि इतना अपसेट होते हैं कि इनके अपसेट की वजह से इनका एड्रेनालिन बढ़ने लगता है। और एड्रेनालिन जब बढ़ता है तो क्या करता है कि ये ब्लड में लिपिड का जो फ्लो है वो बढ़ा देता है। और वो लिपिड क्या हो जाता है कि वो लिपिड जो आर्टरीज है, तो आर्टरीज के पूरे अंदर के लाइनिंग में ये चढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो आर्टरीज एकदम ऐसे हार्ड हो जाती है। और ये रेमेडी है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस सिर्फ आर्टरीज में नहीं रहता, उसके पूरे जीवन में वो उतर आता है। मतलब उसके इंटेलेक्ट में भी आता है, उसके इमोशंस में आता है, और उसके फिजिकल्स में भी आता है। फिजिकल्स में तो देखेंगे तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से उसको पैरालिसिस, पैरेसिस ऐसे कंप्लेन हो जाते हैं। अपन देखते हैं जब अपन सीखते थे
तो ये रिस्ट ड्रॉप की एक बहुत अच्छी रेमेडी थी, पैरालिसिस की बहुत अच्छी रेमेडी थी। तो रिस्ट ड्रॉप क्यों हो जाता है कि एक्सटेंसर जो मसल्स रहते हैं उस पर एक्शन उसकी हो जाती है, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से इसमें स्लोनेस बहुत आ जाता है, पूरा स्लगिश हो जाता है। स्लगिश मतलब उसके रिसेप्टार्स भी स्लगिश हो जाते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी स्लगिश हो जाता है। केंट साहब ने तो एक जगह ऐसा बताया उसमें, वितुल सर ने भी ऐसा बताया कि इतना स्लगिशनेस होता है उसमें कि समझो उसको पिन चुभाई गई तो समझने में भी उसे बहुत देर लगती है, और वो हाथ निकालने में, उसका रिएक्शन देने में भी उसको देर लगती है, इतना ये स्लगिश रहता है। इसका जो स्लगिशनेस है तो उसके इंटेलेक्ट में भी हमें दिखाई देता है। किस तरह से? तो इसमें मेमोरी कम होती है, मेमोरी लॉस होती है इसमें, और खास करके इसकी मेमोरी जो लॉस होती है ना, तो उसको कुछ एक्सप्रेस करना है लेकिन वो एक्सप्रेस कर नहीं सकता, क्योंकि उसको जो वर्ड्स चाहिए, जो प्रॉपर वर्ड है, वो उस समय वो याद नहीं कर सकता। तो वैसा एक अपने पास रूब्रिक है कि उसको जब वो याद करना है शब्द, या जब उसको वो शब्द बताना है, तो उस टाइम वो शब्द उसको, वो वर्ड उसको याद नहीं होता। इस तरह की उसकी मेमोरी लॉस होती है। अभी और आगे जाए तो इसका इमोशन लेवल पे भी उसका ये एथेरोस्क्लेरोसिटिक जो बिहेवियर है या ये जो पैथोलॉजी है वो हमें दिखाई देती है। अभी एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है ये एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है। ये जो बढ़ता है तो स्लोली प्रोग्रेसिवली बढ़ते रहती है पैथोलॉजी। बस लीडम पाल की भी, सॉरी लीडम प्लम्बोमेट की भी कैसे रहती है, लीड पॉइजनिंग की भी धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब इंसिडियस ऑनसेट रहता है इसका, स्लो ऑनसेट रहता है, और प्रोग्रेसिव इसका प्रोग्रेस रहता है, एकदम से एक दिन में नहीं बढ़ती। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का उसका इमोशन पे क्या असर गिरता है कि इसमें अपैथी निर्माण होती है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट निर्माण होता है। जो चीजें वो करते आ रहा है, जिसमें वो पहले इंटरेस्ट लेता था, अभी उसकी तरफ उसकी अपैथी डेवलप होने लगी, उसकी तरफ वो लैक ऑफ इंटरेस्ट होने लगा, उसमें कुछ रस नहीं लगने लगा। तो अपना रूब्रिक आता है डेलूजन ऑर्डिनरी थिंग्स। क्या रूब्रिक? डेलूजन ऑर्डिनरी बिजनेस, बिजनेस ऑर्डिनरी इज परसिंग। अभी जो पहले चीजें करता था वो अभी उसको ऑर्डिनरी लगने लगा। और ये रूब्रिक हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सी बार देखने को मिलता है। बहुत से केसेस में हमें देखने को मिलता है कि कोई समझो हाउस वाइफ आ गई और उसका प्रॉब्लम क्या पूछा तो वो बोलेगी, क्या सर, सुबह उठने से लेकर शाम में सोते टाइम तक वही काम है, वही करने पड़ता है, वही उठो, वही किचन संभालो, वही बच्चे संभालो, टिफिन दे दो, कपड़े धो दो, जिंदगी पूरा खराब, वाट लग गई, बोलते हैं वाट लग गई। या कोई अभी जैसा वो बच्चा बोल रहा था कि क्या सर, मैं तो हाई लेवल का हूं और मुझे ये ऐसा क्लर्क का काम, ये फालतू जॉब करने का नौबत आ गई। तो वो जो करते हैं वो सब चीजें उनको ऑर्डिनरी लगने लगती है, और उनको उससे बढ़कर करना है। क्या करना है मालूम है, लेकिन इससे बढ़कर करना है। जब वो चीज उनके हाथ में आती है तो वो चीज उनको ऑर्डिनरी लगने लगती है, उसमें अपैथी डेवलप होती है, फिर उनको उससे बढ़कर कुछ करना है और बढ़कर कुछ करना है। मतलब उनका जो बोलते हैं ना कि समझो उनको जो तारा चाहिए, वो तारा हाथ में लगने के बाद भी उनको लगता है कि वो और दूर है, ये तारा तो वो नहीं था जिसको मैं चाहता था। मतलब एक रूब्रिक ऐसे भी इससे आया है कि जब उसका मैरिज होता है तो उसको इंपोर्टेंस आती है। जिस लड़की के साथ उसको प्यार था, उसके साथ शादी होने के बाद उसमें का इंटरेस्ट पूरा उसका चला जाता है। तो अभी इंटरेस्ट चला जाने के बाद क्या हो जाता है कि उसका एंगर बढ़ता है, उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती है, और फिर क्या जिंदगी का पूरा मजा निकल गया उसका। तो अभी क्या करने का, तो उसको अभी थ्रिल कुछ तो करना है, कुछ तो ऐसी चीजें करनी है कि जो फॉरबिडन है। अभी आप फॉरबिडन कहा जाएगा, जो समाज में जिसकी मान्यता नहीं है, जो फॉरबिडन थिंग्स है कि ये समाज बोलता है कि ये ऐसी चीजें करना बिल्कुल मना है, तो उसको छुप छुप कर वो चीजें करनी है। तो अभी उसको फॉरबिडन चीजों की डिजायर होने लगती है कि जो समाज बोलता है कि ये चीजें मत करो, तो उसको अभी वो चीजें करनी है। अपन एग्जांपल देखेंगे तो समझो एक आदमी मैरिड हुआ है, अभी उसका उसके हस्बैंड में का इंटरेस्ट पूरा चला गया, और उसकी बहन की शादी हो गई, और उसका जो पति है तो प्रिस्ट है,
मतलब पुजारी है, महाराज है, कोई है ऐसा जो कि समाज में उसका एकदम ऐसा कैरेक्टर पवित्र माना जाता है, तो उसको उसके साथ अफेयर करना है ऐसा सोचती नहीं, वो डायरेक्टली कर देती है जब भी वो उसका कलेजे को शांति मिलती है। तो ऐसे फॉरबिडन थिंग्स करती है। या दूसरा एग्जांपल विजल कौर सर ने दिया है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि समझो एक हिंदू है, रोज मंदिर में जाता आता रहता है, लेकिन अभी मंदिर में जा जाकर उसका वो ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया, वो ऑक्यूपेशन उसका ऑर्डिनरी हो गया, तो अभी उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं, तो अभी क्या करने का, वो सडनली वो मुसलमान बन जाए, क्योंकि समाज के खिलाफ जाना है उसको। फॉरबिडन थिंग, जो थिंग्स फॉरबिडन है, जो कुटुंब में उसके फैमिली में फॉरबिडन थिंग्स है, जो समाज में फॉरबिडन थिंग्स है, वो अभी उसको फॉलो करना है। क्यों करना है? कि उस थ्रिल में उसको मजा आता है। और एक मजेदार बात ऐसे है उसमें कि जो फॉरबिडन थिंग वो कर रहा है, यदि क्या बोले समाज ने या उसके फैमिली में वो चीज अभी एक्सेप्ट कर ली, तो उसका फिर मजा वहां के से चला जाएगा और वो फिर और नई फॉरबिडन थिंग सोचने लग जाएगा। समझो एक का किसी औरत के साथ अफेयर है, और अफेयर अभी समझो कुछ विरोध हो गया, जब तक उसको एकदम अपोजिशन था तब तक उसमें उसको उस चीज करने में मजा आ रहा था, लेकिन जैसे वो अपोजिशन पूरा खत्म हो जाता है, घर वाले एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है बाबा, तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो चलने दे, कोई बात नहीं, अभी तू सुन रहा नहीं तो हम एक्सेप्ट कर लेते। ये चीज आ गई तो फिर इसका उसमें से भी मजा चला जाता है, और दूसरा कुछ तो भी फॉरबिडन करने के लिए वो एक्साइट होते रहता है। तो ऐसी चीजें प्लम्बम में होती रहती है। प्लम्बम एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स में भी बहुत सा अपने को प्लम्बम देखने को मिलता है। एग्जैगरेशन कैसा करता है? जब आप अपने केस में भी देखे तो थोड़ा भी दुखा तो उसकी मम्मी बोल रही थी कि बहुत तकलीफ देता है सर, बहुत तकलीफ देता है। तो ये क्या कर रहा था? सो दिस वाज एग्जैगरेशन ऑफ द सिम्टम्स। क्योंकि थोड़ा भी दुखा तो ठीक है बाबा, दुखता है तो सहन करो ना। उसका एक दिन मुझे फोन आ गया और उसने बोला कि सर मैं गिर गया मतलब उसके क्या कि कमर में लचक बैठ गई। तो उसका टोन ऐसा था, अरे बाप रे सर, अरे बाप, जाओ जाओ जाओ, उठ नहीं पा रहा सर, बहुत दुख रही सर, 10 मिनट हो गए सर यहीं पे बैठा हूं सर उठ भी नहीं सकता, आप आ सकते हैं क्या सर, या किसी को भेज देता सर उनके पास मेडिसिन दे दो। अभी कमर में लचक भी बैठ गई या मोच भी आ गई, तो इतना दुखता है क्या जितना वो बता रहा था। तो उसके हर फोन में, हर विजिट में ये सिम्टम्स का एग्जैगरेशन था। पूरे केस में या पूरे जब तक अभी तक जो केस चल रहा है उसका, तो अभी तक भी उसके जब जब वो सिम्टम बताता है तो उसमें इस तरह का एग्जैगरेशन करता था। मतलब थोड़ी सी भी चीज रहे, समझो सर में दुख रहा है तो कितना दुखेगा, तो जितना दुखता है उससे 100 गुना वो ज्यादा एग्जैगरेट करके बताता है। तो एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स में से भी हम प्लम्बम की ओर एंट्री कर सकते हैं। पेनिंग सिक में भी प्लम्बम हमें देखने को मिलता है। और प्लम्बम को ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जो है तो सब मेरे खिलाफ कुछ तो भी साजिशें कर रहे हैं, और साजिशें करके मेरा नुकसान करने वाले। क्यों नुकसान करने वाले? तो इसको ऐसे लगता है कि ये कुछ तो भी रैंक वाली रेमेडी, क्योंकि मेटल ग्रुप की रेमेडी है, तो मेटल्स में तो अटैक एंड डिफेंस आएगा ही, तो इसमें डिफेंस ज्यादा है। इसको लगता है कि मैं हाई रैंक का वाला हूं, तो हाई रैंक की वजह से क्या करते हैं लोग कि मुझसे जलते हैं, और ये जलने की वजह से क्या करते हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले हैं और असैसिनेशन करने वाले। मेरा असैसिनेशन का मतलब रहता है कि जब हम पॉलिटिकल लीडर्स का देखते हैं मर्डर हुआ है, तो वो सीक्रेट तरीके से किया जाने वाला मर्डर रहता है, वो बहुत प्लानिंग से किए जाने वाला मर्डर रहता है। तो ये जब खुद को बहुत बड़े पद का व्यक्ति समझता है, खुद को बहुत हाई क्लास का लेवल का, हाई ऑर्डर का समझता है, तो इसे लगता है कि मेरा ये खून कर देंगे, लेकिन कैसा? एसेसिनेट कर देंगे। पाठक सर ने रूब्रिक लिखा है, फियर एसेसिनेशन ऑफ। अभी इसको टिमिडिटी भी रहती है। जब हमने देखा कि उसको एवर्जन था, मतलब उसको फ्रेंड वगैरह कोई नहीं था, किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता था, किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये किस वजह से था? तो ये था इसकी टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक। एक कंप्लीट में ये रूब्रिक हमें देखने को मिलता है।
ये जहां पे है वहां से एस्केप करने का भी प्रयत्न करता रहता है। तो इसका भी ऐसा था, जब वो ऑफिस में कुछ ऐसा लगा कि ये लोग मुझसे विरोध कर रहे, तो वहां से वो एक बाजू होता था और वहां पे उसका काम करते बैठता था, और जितनी जल्दी हो सके उतने घर पे जाने के लिए वो कुछ तो भी कारण ढूंढता, कुछ तो भी पेन करता था या कुछ तो दुख रहा, ऐसा कुछ भी कारण बता कि वहां से निकल जाता था। इसको लगता है कि डिल्यूजन परस्यूड बाय सोल्जर्स, क्योंकि ये बड़े रैंक की व्यक्ति है तो इसको सिपाही भेज के इस पे हल्ला करने वाले हैं, इस पे अटैक करने वाले हैं, ऐसा इसको लगता है। इसलिए इसमें एक रूब्रिक आता है डिल्यूजन परस्यूड सोल्जर्स बाय, और इसको लगता है कि मुझे कोई पॉइजन देके भी मार सकता है, इसलिए इसमें रूब्रिक आता है कि डिल्यूजन पॉइजन ही इज अबाउट टू बी। इसको लगता तो है कि ये बहुत हाई क्लास का है, लेकिन इसका इंटेलिजेंट उतने हाई क्लास का नहीं रहता। इसलिए मैंने बोला कि ऑरम के पास वाला है, खुद को ऑरम समझता है, प्लैटिना के भी बहुत पास है, लेकिन प्लैटिना का ऑरा अलग है, ऑरम का ऑरा अलग है और इसका ऑरा अलग है। इसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो बहुत कम रहती है, इसका मेंटल कैपेसिटी या इंटेलिजेंस इतना नहीं रहता। हालांकि ये मेंटल कैपेसिटी इसकी बहुत कम रहती है, ये स्टूपिड, इम्बेसिल, ऐसे भी रूब्रिक्स में हमें देखने को मिलता है। इसका परसेप्शन बहुत स्लो रहता है, इसकी मेमोरी भी बहुत कम है। इसको जब भी बोलना चाहता है कोई या ये कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसको जो वर्ड्स एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए वो भी इसको ठीक से नहीं मिलते, तो ये किसी चीज को कुछ भी बोल देगा। समझे, एक आधी चीज है उसको मांगनी है तो उसको कुछ तो भी अलग नाम से वो पुकारेगा, मतलब गलत उच्चारण करके वैसे मिस्टेक्स करता है। मिस्टेक्स के रूप में देखा जाए तो ये अपने को देखने को मिलता है। तो बस मेरी तरफ से अभी हो गया पूरा प्लम्बमेट। अभी कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई किसी के क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। प्रवीण सर। जी सर। हाँ सर। वंडरफुल केस, मजा आ गया सर, मस्त लर्निंग। अभी कोई बोलने वाला नहीं है प्लम्बम, और आपने जिस तरह से वो मिमिक करके दिखाया है ना, वो बहुत अच्छे से दिखाया सर। जी सर, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड फॉर दिस वंडरफुल सेशन। जी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स बताइए जल्दी जल्दी, किसी का कोई क्वेरी है? सर एक चीज ऐड करूंगी, अभी क्या क्यों नहीं हम लोग नहीं इसको कैच कर पाए, बिकॉज जो आपने एक्सप्रेशन दिया ना कि वो ऐसे बोलता था, उसका जो हाउ बताया उसका एक रूब्रिक है, इसमें सिंगल प्लम्बम पड़ा हुआ है, डेलिरियम विद डिस्टॉर्टेड फेस, है ना, वो सर आप करके जैसे ही बताया प्लम्बम माइंड में आ गया था, तो टेक्स्ट में इतना पता नहीं चल रहा था। जी 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 बिल्कुल, वंडरफुल लर्निंग, बहुत बढ़िया केस था, थैंक यू सर। स्पीकिंग लाउड में भी है प्लम्बम, स्पीकिंग लाउड जोर से चिल्लाता है वो। हाँ हाँ हाँ, स्पीकिंग लाउड में वो भी 2 रेमेडी है, खाली एक प्लम्बम है इसमें। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही, रिपीट कीजिए सर, बापू सर। स्पीकिंग लाउड में भी है प्लम्बम बोला। ओके ओके, मालिक सर नमस्ते। मालिक सर आए थे ना? जी जी आए थे सर। मनोज सर है क्या? मनोज सर अच्छी तरह से कुछ और बोल सकते हैं, मनोज सर का बहुत अच्छा वीडियो है इस पे। सर फेनिंग सिक में भी प्लम्बम पड़ा हुआ है, तो आपके केस में हम कर सकते हैं कोरिलेट? फेनिंग सिक तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें एग्जैगरेशन थोड़े आएंगे उधर टेलीग्राम से कर देंगे। हाँ? क्या होता है इसमें? हाँ जी सर। अपना मैम अनम्यूट कीजिए खुद को। किसी का माइक ऑन है शायद। हाँ, ये प्लम्बम में या इस केस के दौरान ना एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स आ सकता है इसमें। फेनिंग सिक तो नहीं था इसमें, इसको तकलीफ हो रही थी, लेकिन जितनी हो रही थी उससे वो ज्यादा दिखा रहा था। तो फेनिंग सिक इस केस में नहीं था, इसमें एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स।
नहीं सर, जैसे हमने गलत चल पड़े ना एम्बिशन वाला लेकर, जी तो जी जी आपने बताया कि एम्बिशन वाली तो बात कोई थी ही नहीं उसमें, तो वो एक जी तरह जी। का फेलिंग सिक तो फिर रहता होगा ना उसका, हम रेट्रो में समझ सकते हैं उसको। वही ना, मैंने पूरा जब केस देखा ना तो उसका पूरा स्टडी करके मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, तो फेनिंग सिक नहीं था उसमें, समझो। उसको खाली एक कैसा था, वो कास्टल्स, एयर कास्टल्स थे उसके, हवाई पुलाव थे उसके, जो एम्बिशन ओके। बता रहा है ना, तो पूरे हवाई पुलाव थे उसका। 10वीं 12वीं ये सब देखा जाए तो उसमें उसका कुछ उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और हाँ फिजिक्स का होना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं ना क्योंकि उस पर कुछ ऐसा बॉदरेशन भी नहीं था कि तू ये कर तू वो कर, ऐसा तो नहीं था। उसकी पूरी जो बोलते ना, उसकी कैपेसिटी देख के उसके घर वालों ने ये निर्णय लिया था कि बाबा तू सीधा सीधा जॉब कर ले, तेरा करियर क्या होगा हमें मालूम है। राइट राइट। हाँ हाँ, तो इसलिए इसमें फेनिक्स सिक नहीं था। और इसमें जो बापू सर बोले कि फॉरबिडन थिंग्स डिजायर्स, ब्रूडिंग फॉरवर्डिंग थिंग्स फॉर, ऐसा एक रूब्रिक है, लेकिन इस केस के बारे में वो नहीं था, इस केस में नहीं था वो फॉरवर्डिंग थिंग्स। हेलो सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा केस है सर। इसमें आपने अब बताया जो कि उसको जब वो क्लर्क काम करता है तो उस टाइम वो जल्दी निकलने के लिए कुछ भी बहाने बनाता था, जैसे पेट दर्द हो रहा है ऐसा, और ये इसलिए फेनिंग सीख ले सकते हैं उधर, और ऐसा मुझे लगता है। हाँ हाँ और प्लम्बम का क्लियर कट पिक्चर दिखाया है, बुक पिक्चर ऐसा आपने सब। थैंक यू सर। बहुत संजय मैम का एकदम मुझे लगा कि उन्होंने पकड़ लिया पूरा, लेकिन कैसे रहता कि मैंने अभी ये 3 महीने में पकड़ा है, वो राइटिंग में उतना नहीं दे सकते, आता भी नहीं कभी कभी, तो उसलिए हो सकता है। मुझे लगा था कि मैंने राइटिंग में पूरा क्रक्स डाल दिया था, मुझे तो लगा था कि पहले एक तो इसमें भी समझ जाएगी कि प्लम्बम है बोल के। उसका जो था कि क्लर्क का जॉब मुझे पसंद नहीं, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, तो ऐसे कुछ वर्ड्स की वजह से अपन आ सकते थे प्लम्बम पे। लेकिन हर एक का देखने का व्यू अलग रहता है, तो हर एक का एनालिसिस भी अलग हो सकता है। और इसको वो क्लर्क का जॉब है, वो गवर्नमेंट जॉब है, जी तो जी, उसके गवर्नमेंट। ऊपर छोटा लग रहा है उसे, उसको अलग करना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और इसको मिला है तो उसको उसके ऊपर करना है। मैं ग्रेट हुआ ऐसा मुझे उससे लगता है कि ये जॉब ऑर्डिनरी है, ऐसा मुझे उससे लगता जी है जी, थोड़ा। वही है ना। तो जो उसके हाथ में गिरता है ना, उसका मजा उसका चला जाता है, समझो। उसको फेरारी चाहिए, मतलब फेरारी लेने की थी उसकी आयपत नहीं है, उसकी पात्रता उतनी नहीं है, लेकिन उसको चाहिए, और समझो उसको नसीब से मिली, तो फेरारी से बढ़कर कुछ चाहिए। अभी फेरारी में क्या रखा है, तो ऐसा रहता है। अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं रहता तो फिर वो रोता कि कुछ तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और जब मिला है उसको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं, उसको कलेक्टर का भी जॉब मिले तो पंतप्रधान बनना चाहेगा। मतलब जैसे जिसको 100 रुपए नहीं मिलते तो उसको 100 रुपए चाहिए, और 100 रुपए मिलने के बाद उसको 1000 चाहिए, 1000 वाले को 10,000, 10,000 वाले को फिर लाख, लाख वाले को करोड़, करोड़ वाले को बनना है पंतप्रधान, पंतप्रधान वाले को बनना है समझो जग, अपना पूरा वर्ल्ड का उसको अध्यक्ष बनना है, और पूरे वर्ल्ड के अध्यक्ष को फिर स्वर्ग का राजा बनना है, और स्वर्ग के राजा को भी वो फिर वो प्लम्बम रहेगा स्वर्ग का राजा, तो उसको उसमें भी मजा नहीं आएगा। ऐसा एक संस्कृत श्लोक है, एक आशा को विदागति, तो वैसा उसका थोड़ा सा प्लम्बम का रहता है। मतलब जो भी उसके हाथ में गिरता है बस उसकी वैल्यू खत्म। एक बार उसके हाथ में वो आ गई चीज जिसके लिए वो रोता था, वो एक बार उसके हाथ में पड़ी तो फिर उसके बारे में वो अपैथेटिक बनता है, और वो उसको ऑर्डिनरी लगने लगता है। तो उसकी जिंदगी भर उसमें का जो बिजनेस परस्यूइंग ऑर्डिनरी, ये जाता नहीं उसका। सर इसको मूड रिपल्सिव भी कहेंगे, मूड कैसे रिपल्सिव भी कहेंगे सर? मूड रिपल्सिव, वो कंटेंटेड हुआ, डिसकंटेंटेड हुआ ना बंदा। हाँ, डिस्कंटेंट तो है ना जनरल उसमें। जी हाँ, हर चीज के बारे में डिस्कंटेंट है। तो मूड रिपल्सिव एग्जैक्टली मींस कि जो पहले पसंद था अब पसंद नहीं है, तो पहले जो चीज चाहिए था अब मिल जाने पे वो पसंद नहीं आ रहा है। अभी पसंद नहीं से भी ज्यादा इसमें क्या है कि ये क्या फालतू चीज कर रहे हो, पसंद नहीं से भी ज्यादा क्या है उसमें, इसमें एनर्जी क्या है देखो इसकी, कि पसंद नहीं मतलब ये मुझे पसंद नहीं ऐसा नहीं, एवर्जन तो दिखा रहा नहीं, लेकिन क्या काम कर रहा हूं मैं फालतू, मैं कहाँ एक काम कहाँ,
तो ये जो फीलिंग है ना, तो ये फीलिंग ज्यादा रहता है उसमें, मतलब ये पसंद नहीं, इससे भी ज्यादा कि क्या फालतू चीज कर रहा हूं मैं तो कलेक्टर लेवल का आदमी हूं और क्लर्क का काम कर रहा हूं। तो ये रहता है उसमें ज्यादा, ये फीलिंग ज्यादा क्लियर रहता है प्लम में। रिपल्सिव से भी ज्यादा क्या है कि ये क्या फालतू चीज कर रहा हूं मैं, मतलब ये क्या मगजमारी कर रहा हूं मैं, तो राजा हूं और ये सिपाहीगिरी क्यों कर रहा हूं मैं, ये फीलिंग उसमें ज्यादा रहता है प्लम में। रिपल्सिव से भी ज्यादा थोड़ी सी फीलिंग इसमें ये ज्यादा रहती है। थैंक यू सर। वेलकम। जी सर। जी सर, अभी मनोज सर का सेशन है, वो उसका टाइमिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो मन तो कर रहा था कि कम से कम आधा पौना घंटा और आपके केस को लेके और प्लम्बम के बारे में डिस्कस करें, लेकिन टाइम परमिट नहीं कर रहा है। तो एक बार फिर से हमारी IHF फैमिली की ओर से डीप ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतना अच्छा केस प्रेजेंट किया और इतना अच्छा सेशन आपने प्रेजेंट किया। और आपकी ये कमाल की कला है सर, जो पेशेंट को आप जिस तरह से मिमिक करके दिखाते हैं, तो ये बहुत कम लोगों में रहता है। और बहुत ही बढ़िया सर, आपने बहुत ब्यूटीफुली सब बताया है और बहुत बढ़िया सेशन। थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड सर, आपने यहाँ पे चांस दिया प्रेजेंट करने का इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया। बहुत अच्छा कैसे रहता है कि अपन जब केस प्रेजेंट करते तो बहुत उस केस में से भी अपने को समझ में आता है कि क्या रह गया था अपना। पार्टिसिपेंट जब उसके रूब्रिक्स निकालते तो वो रूब्रिक्स हमने सोचे भी नहीं रहे थे, तो फिर से वो पक्का हो जाता है, वो केस भी पक्का हो जाता है और उसके हिसाब से वो रिमेडी भी पक्की हो जाती है, उसकी DD भी पक्की हो जाती है। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत ग्रेटिट्यूड आपका। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी मनोज सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं सो गया था, मिसेज उठाई। ओके सर। जी प्लम्बम का केस था ना ये? जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया केस था, वंडरफुल। जी, तो वाइंड अप करते हैं आज की इस शानदार VC को। सर की पहली VC थी। MB महादिक सर, आप कुछ ऐड करेंगे? दत्तात्रेय सर आपको याद कर रहे थे। दत्ता सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया केस था, बहुत बढ़िया रूब्रिक एनालिसिस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बापू सर को भी अभिनंदन, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, बाद में, पहले नहीं पकड़ा लेकिन बाद में पकड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, थैंक यू महादिक सर, और बिग कंग्रेचुलेशंस टू बापू सर। बहुत बढ़िया एनालिसिस था उनका, बहुत अच्छे से कैच किया उन्होंने, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि आगे आइए, अपने अच्छे अच्छे केसेस को प्रेजेंट कीजिए। जैसे दत्तात्रेय सर ने बोला भी है कि जब हम अपने केस को प्रेजेंट करते हैं तो ढेर सारी और चीजें हमारे सामने आती हैं, जो हमने जब मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया रहता है तो वो बातें हमारे माइंड में नहीं आती हैं, जब वो पॉइंट हमारे नजर के सामने नहीं आते हैं। तो एक अच्छा रेट्रो स्टडी होता है, लर्निंग और बढ़िया बनता है, और अच्छे से लर्निंग होती है, क्लैरिटी और ज्यादा आती है। तो आप लोग भी अपने केसेस को प्रेजेंट कीजिए, तो आपकी लर्निंग की जो स्केल है, जो स्पीड है, वो सब बढ़ जाएंगे। तो डीप ग्रेटिट्यूड to our respected Dr. Dattatreya sir for a wonderful session, और thank you, deep gratitude to our respected IHF family members। आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट VC में, और फरवरी मंथ में भी दत्तात्रेय सर से ऐसा ही एक ब्यूटीफुल केस हम सभी वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, वेलकम सर।